नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बुडवाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप लोगों का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो या तो फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, मैं उन सभी को आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, लेकिन शायद आप लोगों को डिटेल में वीडियो नहीं चाहिए, इसी के कारण आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो और वीडियो को देख भी नहीं रहे हो। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यदि बात करें प्रश्न पर, तो पहला है फ्रेडरिक सरियू कौन था। ठीक है, यह फ्रेडरिक सरियू कौन थे, तो वो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फ्रांसीसी चित्रकार थे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वही है। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई। तो फ्रेडरिक सरियू जो है वो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाया था 1848 ईस्वी को, मतलब 1848 ईस्वी को। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कल्पनादर्श शब्द से आप क्या समझते हैं। तो कल्पनादर्श शब्द, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श कहा जाता है। मतलब यदि इसमें समझने का प्रयास करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना कि वास्तव में उतना आदर्श हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मतलब वैसा होना असंभव है, तो उसी को हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि कल्पनादर्श को यूटोपिया भी कहा जाता है। यदि हम लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज में बात करें तो कल्पनादर्श को यूटोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि अर्नेस्ट रेनन या तो अर्नेस्ट रेनन, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ोगे तो अर्नेस्ट रेनन मिलेगा, हिंदी में पढ़ोगे तो अर्नेस्ट रेनन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, वही है। ठीक है, कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यदि हम लोग राष्ट्र का बात करें तो राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है, जिसमें शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, ये वो सामाजिक पूंजी है। ठीक है, मतलब यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि जिसमें क्या होता है, शौर्य मतलब वीरता। ठीक है, वीरता से युक्त अतीत, अतीत मतलब इतिहास, और महान पुरुषों के नाम और गौरव, ये सभी जो है ये एक सामाजिक पूंजी होती है एक राष्ट्र की। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब और कहां से प्रारंभ हुई थी। तो यदि हम लोग बात करें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, वो 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के साथ आरंभ हुई थी। ठीक है, तो कब प्रारंभ हुई थी, तो 1789 ईस्वी को, मतलब 1789 ईस्वी को। और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो स्टेट जनरल का यदि हम लोग बात करें तो नाम बदल करके जो है नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो यदि फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा का यदि बात करें तो वो फ्रेंच भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि हॉलैंड का नया नाम क्या है। तो हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों को डिटेल में चाहिए ना कोई भी चैप्टर जिसको आप लोगों को डिटेल में समझना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी मैं डिटेल में ही बना रहा था, लेकिन आप लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रहा था, और इसी के कारण मैं क्वेश्चन आंसर को बता रहा हूँ। ठीक है, यदि डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा डिटेल में। आगे प्रश्न है हमारे पास कि 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1804 की यदि हम लोग नागरिक संहिता को बात करें तो इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो जनमत संग्रह जो है इससे आप क्या समझते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जनमत संग्रह जब प्रत्येक मतदान के जरिए, ठीक है, एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। मतलब यदि इसको हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जनमत संग्रह हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र में क्या होता है कि लोगों से किसी प्रस्ताव पर स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। इसको और भी यदि लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें और भी आसान लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि
कोई वोटिंग हो रहा है, ठीक है। अब उस वोटिंग के जरिए उससे कुछ पूछा जा रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को कि डिटेल में वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ। अब क्या है, इसमें आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं, दोनों में से कुछ एक तो बोलोगे ही। अब जैसे कि होता है कि यहाँ पर हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, तो आप लोगों ने अपना मत दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग जनमत संग्रह कहेंगे। अब मतों का संग्रह जो किया जाता है, संग्रह मतलब एकत्रित करना, तो इसी को हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि नेपोलियन की संहिता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है। यदि हम लोग नेपोलियन की संहिता के बारे में बात करें तो इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है, नेपोलियन की संहिता का विशेषता भी क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर में बताया जा रहा है कि 1804 ईस्वी को नेपोलियन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके लिए नए कानून बनाए, जिसे आमतौर पर 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अनेक नए नियम और कानून बनाए थे किसने, नेपोलियन ने, ठीक है। किस लिए बनाए थे, तो अपने शासन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और इसी को कहा जाता है नेपोलियन की संहिता या तो फिर 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। अब यदि बात करें कि इसकी विशेषता पर कि इसकी विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को बताया जा रहा है कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखा। किसने, तो नेपोलियन ने। नेपोलियन ने क्या किया, तो कानून के समक्ष जो बराबरी का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार था, इसको सुरक्षित बनाए रखा। मतलब कानून के समक्ष या कानून के सामने अब सभी को जो है समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। अगला यदि हम लोग बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, और जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे कि कुलीन को या तो फिर जाकर के जो प्रथम स्टेट्स के लोग थे, मतलब पादरी वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। ये जो विशेष अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो विशेष अधिकार वाला सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे कह रहा है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जो प्रशासनिक विभाजन था, मतलब शासन क्षेत्र अलग अलग था और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इसको भी समाप्त कर दिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो वहाँ पर सामंती व्यवस्था थी उस सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जो किसान जो थे, भूदासत्व मतलब भूमि का जो दास थे, ठीक है, मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो जमींदार होते थे या जागीरदार जो होते थे, उन लोगों के अंडर में जो काम करते थे, दास जिसको खरीद करके काम करवाया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो जागीरदारी शुल्क होता था, ठीक है, उसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे नेपोलियन को बहुत अच्छे से पता था कि यदि राष्ट्र का विकास करना है तो उसके लिए यातायात और संचार व्यवस्था, इन दोनों पर सुधार करना भी आवश्यक है, और इसी के कारण उन्होंने यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया। आगे बताया जा रहा है कि सभी के लिए एक समान कानून तथा सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार के नापतोल की प्रणाली लागू की। देखिए, नेपोलियन को यह भी पता थी कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कानून को एक समान बनाया, और साथ ही साथ जो नाप तोल करने की प्रणाली थी, मतलब कहीं पर अलग अलग प्रकार से नापा जाता था, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से माप होता था, उन्होंने क्या किया, उस नाप तोल प्रणाली को ही लागू किया। मतलब एक ही प्रकार के नाप तोल प्रणाली लागू कर दिया, ठीक है, कि अब हर जगह जो है एक ही प्रकार के नाप तोल होगी, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यूरोप में मध्य वर्ग किस प्रकार अस्तित्व में आए। यूरोप में यदि हम लोग मध्य वर्ग के बारे में बात करें तो वो अस्तित्व में किस प्रकार से आए। तो कह रहा है कि 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण के दौरान कुछ किसानों, काश्तकारों और अन्य वर्गों के लोग ने अपना उद्योग स्थापित किया और व्यापार का कार्य आरंभ किया था। यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण मतलब होता है जब उद्योग को स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसी दौरान क्या हुआ था कि कुछ किसानों और काश्तकारों ने, अन्य वर्ग के लोगों ने अपना उद्योग स्थापित किया और व्यापार का कार्य क्या किया, प्रारंभ किया, जिससे उसके पास पहले से अधिक आय की प्राप्ति होने लगी। और जिसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों के पास पहले से अधिक आय की प्राप्ति होने लगी, जिससे वे अमीरी और गरीबी के मध्य आने लगे। मतलब अब वो ना तो अमीर कहलाने लगे और ना ही गरीब, मतलब इन दोनों के बीच में आने लगे, और इसे ही मध्य वर्ग कहा गया था, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यूरोपीय महाद्वीपों में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग
कौन सा था? कि यूरोपीय महाद्वीप का यदि सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग का बात करें तो वो कुलीन वर्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि उदारवाद शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है? यदि उदारवाद शब्द का यदि हम लोग बात करें तो उदारवाद शब्द लैटिन या लातिनी भाषा के मूल लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, और अर्थात यदि हम लोग बात करें कि लीवर शब्द लिबरलिज्म से बना है, जिसे हम उदारवाद कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस में उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? जो फ्रांस में उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे उन लोगों के क्या मायने थे, उन लोगों का सोच क्या था, वो लोग क्या चाहते थे? ठीक है, यदि बात करें आंसर पर तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि उदारवाद शब्द का अर्थ था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, उदारवाद शब्द का यदि बात करें तो जिसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी को बराबरी। ठीक है, कह रहा है कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। मतलब यदि हम लोग बात करें तो राजनीतिक रूप से यदि देखें तो उदारवाद एक ऐसे सरकार को जोर देता था जो सभी की सहमति से बना होता था। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति और संविधान तथा संसदीय शासन प्रणाली सरकार का पक्षधर था। यदि हम लोग उदारवादी लोगों का बात करें तो उदारवादी लोग सबसे पहले तो चाहते थे कि जो निरंकुश शासन व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, पादरी वर्ग जो है उन लोगों को जो विशेष अधिकार दिया जा रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए और संविधान और संसदीय शासन प्रणाली वाला सरकार बनाया जाए। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, और ऐसा भी नहीं था कि सबके सामने जो बराबरी का अधिकार था या बराबरी का विचार था, इसका मतलब ये भी नहीं था कि सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यदि सपोर्ट दिखाते हो, ठीक है, वीडियोस पर मैं एम करता हूँ कम से कम तो 1000 व्यूज़ पर। ठीक है, यदि 1000 व्यूज़ हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक सारा का सारा अध्याय का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।